नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम का पदभार संभालेंगे। डीके डिप्टी सीएम पद के लिए हुए तैयार। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को भारत लाया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था तहव्वुर। कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदला। अर्जुन राम मेघवाल नए मिनिस्टर बने। बैलों की परंपरागत दौड़ पर रोक नहीं, जल्लीकट्टू का परंपरागत खेल जारी रहेगा। अब खबरें विस्तार से। 5 दिन की मौन मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक सीएम के लिए अड़े डीके शिव कुमार आखिरकार मान गए हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम वे डिप्टी सीएम होंगे और वहीं पर देर रात सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके से बातचीत की थी। इसके बाद ही वे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हुए। 10 घंटे के बाद केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसका औपचारिक ऐलान किया है। इसके पहले शिव कुमार ने कहा कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूं, आगे लोकसभा चुनाव है, फिर मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। डीके के भाई और सांसद डीके सुरेश ने कहा कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं। दरअसल डीके सीएम बनना चाहते थे, लेकिन आलाकमान पहले ही सिद्धारमैया का नाम तय कर चुका था। इस फैसले पर डीके को मनाने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच कई दौर तक मीटिंग चली। हालांकि इनमें कोई नतीजा नहीं निकला था। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पहले 3 से 4 दिन में हमने कोशिश कर रहे थे कि सबसे सहमति हो जाए। डीके शिव कुमार ने राज्य के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव कुमार अध्यक्ष थे और सिद्धारमैया साथ थे। दोनों कर्नाटक में पार्टी के लिए बहुत बड़ा पद रखते हैं। 20 मई को 12:30 बजे ग्रहण समारोह जो है होगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। कांग्रेस ने 13 मई को 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तान मूल के कनाडिया बिजनेसमैन तहव्वुर राना को भारत प्रत्यार्पित किया जा रहा है। 62 साल का तहव्वुर अमेरिका की जेल में बंद है। लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई के आदेश में कहा है कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तहव्वुर के प्रत्यार्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उन्हें प्रत्यार्पण की इजाजत दी जा सकती है। मुंबई के आतंकी हमले के पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। उसी के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA तहव्वुर की पूरी भूमिका की पड़ताल कर रही है। इन हमलों में तहव्वुर ने आतंकियों में जो मदद पहुंचाई थी, उसके चलते भारत ने उसके प्रत्यार्पण की मांग की थी। भारत की मांग के बाद उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली के बचपन का दोस्त है, जहां तहव्वुर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों के तर्क दिया गया था और तहव्वुर इस हमले में मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करने और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। राणा की जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। अमेरिकी सरकार ने कहा कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और इस बात की पूरी आशंका है कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग देने का अपराध किया है। सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है कि रिजिजू का अर्थ साइंस मंत्रालय को दिया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। वहीं 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। रिजिजू जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। रिटायर्ड जजों पर भी बयान दिया गया था। कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। मंत्रालय बदलने के बाद किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला है। मैं CJI DY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और हाई कोर्ट के सभी जजों, लेयर जुडिशियर्स और सभी कानून
कानूनी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता के लिए न्याय को सरल बनाया है। अब मैं बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में भी उसी जोश के साथ काम करके पीएम मोदी के विजन को पूरा करके उत्सुक हूं। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होने वाली बैलों की परंपरागत दौड़ पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम में तमिलनाडु सरकार की ओर से किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता की बरकरार रखते हुए, यानी महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, कर्नाटक का कंबाल और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का परंपरागत खेल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में पशु क्रूरता अधिनियम में बदलावों को संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई थी। अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दी है। तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया था, जिसमें अदालत ने जल्लीकट्टू और किसी तरह के दूसरे खेलों पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रतोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में संबोधन और जल्लीकट्टू पर क्या टिप्पणी को आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पशु कल्याण विभाग और ए नाराजन के केस में जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कानून में संबोधन किया। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को कहा कि कानून में बदलाव 2014 में नागराज केस से दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं है। उस केस में कानून के जो खराब पहलू थे वह बदलावों के बाद हट गए हैं। इन बदलावों के चलते वास्तव में पशुओं को होने वाले दर्द और यातना कम हुई है। इन बदलावों को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली थी। इसी के चलते गलती नहीं हो सकती है। जल्लीकट्टू, हम इस बात से आश्वस्त हैं कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पिछली एक सदी से होता आ रहा है। क्या तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किए जाने पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा की जरूरत है? हम यह नहीं कह सकते हैं। जब विधानसभा ने यह घोषित कर दिया है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत है, तब हम इस पर कोई अलग नजरिया नहीं रख सकते हैं। इस पर फैसला करने के लिए विधानसभा ही सबसे अच्छी जगह है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के प्रति नरम रुख दर्शाया है। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन कर रही हूं, लेकिन उसे भी बंगाल में हमारे खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। उनके इस रुख से राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। इससे पहले तक मामला एकला चलो की बात करते हुए सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी को एक ही चश्मे से देख रही थी। ममता ने रुख क्यों बदला है, इस बारे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मुर्शिदाबाद उपचुनाव और उसके बाद एकला चलो की नीति का ऐलान करने के बावजूद ममता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज होने के मुद्दे पर केंद्र की आलोचना की थी। इस बीच तृणमूल से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ममता को कांग्रेस के प्रति अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया गया। अब कांग्रेस के साथ जाना टीएमसी की मजबूरी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है और तृणमूल नेताओं का कहना है कि ममता हमेशा कांग्रेस से अलग अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास करती रही है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। बंगाल के विधानसभा चुनाव ने उसका खाता भी नहीं खुला था। टीएमसी के एक नेता का कहना है कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है, इस कारण कांग्रेस फिर प्रासंगिक हो उठी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्वायर की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर काफी दिनों से धरना दे रहे किसानों पर लाठीचार्ज के बाद दोबारा फिर से पंजाब का माहौल गरमाना शुरू हो गया है। किसानों ने लाठीचार्ज के विरोध में पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला किया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसान और खेती मजदूर इकट्ठे होकर जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, भटिंडा, अमृतसर, पटियाला, रोपड़ आदि में रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना रोष जाहिर करेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि भगवंत मान सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन पर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया है। किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है। केंद्र सरकार के इशारे पर भगवंत मान सरकार किसान मजदूर विरोधी काम कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बहुत कम है। इस मुआवजे को बढ़ाने के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। किसान नेता हरप्रीत सिंह ने कहा कि अपने हकों के लिए संघर्ष करना उनका अधिकार है, लेकिन पंजाब सरकार अपने हकों के लिए लड़ने वालों पर भी लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर जगह रेलवे ट्रैक रोके जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सर्टिफिकेट सर्वे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में पिछले सप्ताह एक आदेश पारित किया है, अंतिम निर्णय लंबित है। कॉर्बन डेटिंग के एक आवेदन दिया गया था कि इसकी अनुमति दी गई है।
इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की जेबी पारदीवाला के पीठ ने कहा है कि वह 19 मई को मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में 16 मई 2022 को हुए सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को कार्बन डेटिंग और सर्टिफिकेट सर्वे होगा। ये कैसे होगा, इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा। उन्हीं की निगरानी में ये काम किया जाएगा। फिलहाल कार्बन डेटिंग कब होगी इसकी तारीख तय होना बाकी है, लेकिन इस टेक्निक पर जिला कोर्ट, हाई कोर्ट में लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बातचीत हो रही है। आइए देश की सबसे बड़ी अदालत में जो है कार्बन डेटिंग पर सुनवाई से पहले ये जानते हैं कि किसी चीज पर सर्टिफिकेट पर जांच उम्र कैसे पता लगाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। वे पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव भी रखेंगे। इसके अलावा 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेलवे प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इन सभी कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ये एक्सपो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक संस्थानों और संग्रहालयों के डेलीगेशंस भी शामिल होंगे। 6.5 घंटे में पूरा करेगी 500 किमी का सफर नई वंदे भारत एक्सप्रेस पुरी से हावड़ा के बीच चलेगी। ये ट्रेन ओडिशा के थोरेड़ा, कटक, जाजपुर, भदक, बालासोर और पश्चिम बंगाल की पश्चिम पूर्वी मेदिनीपुर जिले में होकर गुजरेगी। 500 किलोमीटर के इस सफर में ट्रेन 6.5 घंटे में पूरा करेगी। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1 बजे ट्रेन की वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पुरी स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। पुरी और कटक में बनने वाले नए रेलवे स्टेशन में सभी मॉडर्न सुविधाएं होंगी। पीएमओ के मुताबिक यहाँ जो है यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा। उधर प्रधानमंत्री उड़ीसा में रेल नेटवर्क में 100% इलेक्ट्रॉनिफिकेशन और डेडिकेट करेंगे। इसमें ऑपरेटिव और मेंटेनिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, साथ ही फूड ऑयल पर निर्भरता भी कम होगी। बेंगलुरु पुलिस ने फ्लाइट में बीड़ी पीने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यात्रियों को जान जोखिम में डालने के आरोप में 56 साल के प्रवीण कुमार को बेंगलुरु के केप्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया है। आरोपी शख्स आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट से अहमदाबाद के बेंगलुरु जा रहा था। ये पहला मौका है जब किसी को विमान में बीड़ी पीने के मामले में अरेस्ट किया गया था। आरोपी प्रवीण कुमार ने बताया कि वह पहली बार प्लेन में बैठा था। ट्रेन में सफर के दौरान वो अक्सर स्मोकिंग करता था। प्लेन में भी ऐसा कर सकते हैं, यही सोचकर टॉयलेट में बीड़ी पी। दोपहर करीब 1:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने पर एयरलाइन में डिप्टी मैनेजर विजय थुरुलू ने प्रवीण कुमार के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। किया के एक अधिकारी ने मुताबिक प्लेन में बैठने से पहले हर पैसेंजर्स का सिक्योरिटी चेक होता है। उस दौरान सिगरेट या बीड़ी का पता ना लग पाना भी बड़ी चूक है। प्लेन में स्मोकिंग के नियमों की जानकारी नहीं थी। प्रवीण कुमार ने कहा कि उसे प्लेन में स्मोकिंग के नियमों की जानकारी नहीं थी। आरोपी प्रवीण राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। वह रिश्तेदार के निधन पर बेंगलुरु जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स को अभी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया है। उसने उड़ान के दौरान स्मोकिंग की, लिहाजा उस पर यात्रियों की जान जोखिम डालने का आरोप है। एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की जल्द भारत में एंट्री हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला के अधिकारियों ने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई है। हालांकि इसके बारे में अभी तक सरकार, टेस्ला या एलन मस्क की ओर से ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले पिछले साल भी टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई थी। भारत सरकार के साथ टेस्ला की फिर से मीटिंग ऐसे समय से शुरू हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। टेस्ला और सरकार बीच क्यों नहीं हुई थी बात? टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से एम्बेसडर गाड़ियों पर लगाने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 100% घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक व्हील्स माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि दूसरे देशों में इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा नहीं है। सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करता है तो इंपोर्ट पर रियायत देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन एलन मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का विचार किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।